चैप्टर 5 हिडन क्लू। न्यांश, जरा 1 मिनट बाहर आना। कैप्टन विक्रम की आवाज सुनते ही न्यांश दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसी वक्त राहुल ने कैमरा नीचे करते हुए उसे हल्की कोहनी मारी और मुस्कुराकर बोला, कैप्टन साहब, आप फिर से इस लड़के को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या? उसकी बात सुनकर सोनिया हल्का सा मुस्कुरा दी। कैप्टन विक्रम ने बिना भाव बदले राहुल की तरफ देखा। क्यों, तुम भी बाहर आना चाहते हो? नहीं सर। राहुल तुरंत सीधा हो गया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरी क्राइम सीन फोटोग्राफी अभी बाकी है। आप लोग आराम से बात कीजिए। कैप्टन विक्रम ने सिर हिलाया और बाहर निकल गए। न्यांश भी उनके पीछे दरवाजे तक आया। उसने मास्क थोड़ा नीचे खींचा और पूछा, क्या बात है कैप्टन सर? कैप्टन विक्रम ने सामने वाले फ्लैट नंबर 401 की तरफ इशारा किया। चलो विक्टिम की फैमिली से मिल लेते हैं। ये सुनते ही न्यांश को याद आया कि विक्टिम की पत्नी और उनकी बेटी फिलहाल पड़ोसियों के घर में थीं। दोनों धीरे धीरे फ्लैट 401 की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर का माहौल बेहद भारी और उदास था। जैसे ही न्यांश अंदर दाखिल हुआ, उसकी नजर सबसे पहले सोफे पर बैठी एक महिला पर जाकर टिक गई। वह किरण थी। सफेद नर्स यूनिफॉर्म अब थोड़ी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। आंखें सूजकर लाल पड़ गई थीं और चेहरे पर गहरी थकान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उस बिखरी हुई हालत में भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी और सौम्यता थी। कुछ पल के लिए न्यांश अनजाने में उन्हें देखता रह गया। उनकी गोद में उनकी छोटी बेटी बेसुध पड़ी थी, जबकि किरण उसे सीने से लगाए लगातार रो रही थी। वह पूरी तरह टूट चुकी लग रही थी। कमरे में बैठे पड़ोसी भी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत देखकर किसी के पास कहने के लिए सही शब्द नहीं थे। न्यांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन तभी कैप्टन विक्रम ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अभी नहीं। न्यांश उनकी तरफ देखने लगा। कैप्टन विक्रम ने एक नजर किरण पर डाली और फिर शांत स्वर में बोले, इस हालत में उनसे पूछताछ करना बेकार है, लेकिन सर, जो कहना है बाहर चलकर बात करते हैं। कैप्टन विक्रम ने न्यांश की बात बीच में ही रोक दी। अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकलते ही न्यांश ने आसमान की तरफ देखा। अभी सुबह के 9 भी नहीं बजे थे, लेकिन सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। हवा लगभग थम सी गई थी और मौसम में एक अजीब सी सूखी उमस घुली हुई थी, जो बेचैनी बढ़ा रही थी। तुम्हें इस केस के बारे में क्या लगता है? कैप्टन विक्रम ने छांव वाली जगह देखकर वहीं उकड़ू बैठते हुए पूछा। न्यांश भी उनके बगल में उसी अंदाज में बैठ गया। कैप्टन सर, क्या आपको भी इस केस में कुछ अजीब लग रहा है? कैप्टन विक्रम ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने जेब से सिगरेट निकाली, उसे सुलगाया और धुएं का लंबा कश छोड़ते हुए बोले, पहले तुम अपनी थ्योरी बताओ। न्यांश कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे दिमाग में सारी कड़ियां जोड़ रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, सर, ऊपर से देखने पर यह एक सीधा सादा एक्सीडेंटल गैस पॉइजनिंग केस लगता है। हरीश मिश्रा रात में काफी शराब पीकर घर लौटा। शायद उसे प्यास लगी होगी, इसलिए उसने पानी गर्म करने के लिए गैस पर केतली चढ़ाई। फिर वह जाकर सोफे पर लेट गया। इसके बाद वह गहरी नींद में सो गया होगा। उबलते पानी की वजह से केतली से पानी बाहर गिरा और गैस की आंच बुझ गई। पूरी रात गैस लीक होती रही और आखिर में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। कैप्टन विक्रम चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। बस इतना ही या कुछ और भी नोटिस किया? उन्होंने हल्की नजर उठाकर पूछा। न्यांश ने तुरंत आगे कहा, सर, इतनी गर्मी में भला कौन सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सोता है? यही बात मुझे शुरू से अजीब लग रही है। दूसरी बात, विक्टिम हरीश मिश्रा का मोबाइल फोन मौके से गायब है। और एक चीज और, मुझे नहीं लगता कि हरीश और उसकी पत्नी किरण के रिश्ते बहुत अच्छे थे। कैप्टन विक्रम की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। न्यांश ने आगे कहा, पूरे घर में उन दोनों की एक भी साथ वाली फोटो नहीं थी, यहां तक कि शादी की तस्वीर भी नहीं। हाँ, बेटी के साथ दोनों की अलग अलग तस्वीरें जरूर लगी हुई थीं। कैप्टन विक्रम ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कमाल की ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं तुम्हारी। बोलते रहो। पति पत्नी काफी समय से अलग अलग कमरों में सो रहे थे। न्यांश ने शांत आवाज में कहा। मास्टर बेडरूम के बेड पर सिर्फ एक तकिया था, वो भी बिल्कुल बीच में रखा हुआ, जबकि दूसरा तकिया लिविंग रूम के उसी सोफे पर पड़ा था। उसने हल्की नजर ऊपर उठाई। मुझे नहीं लगता हरीश मिश्रा पहली बार उस सोफे पर सोया था। लगता है वह काफी समय से वहीं सो रहा था। कैप्टन विक्रम ने संतुष्टि से सिर हिलाया।
तो तुम्हें क्या लगता है, ये सच में सिर्फ एक एक्सीडेंट है? नियांश कुछ सेकंड चुप रहा। अभी कुछ भी फाइनल कहना जल्दबाजी होगी सर। किसी भी केस को साबित करने के लिए सॉलिड एविडेंस चाहिए होता है। फिर उसकी आंखें हल्की सी खुड़ गईं। लेकिन वो एलपीजी सिलेंडर मुझे काफी सस्पिशियस लग रहा है। कैप्टन विक्रम ने तुरंत उसकी तरफ देखा। नियांश ने बिना रुके आगे कहा, आजकल इतने पुराने एलपीजी सिलेंडर्स बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, खासकर ऐसी सोसाइटीज में जहां पहले से पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन मौजूद हो। मैंने उनका गैस मीटर चेक किया था। उनके अकाउंट में अभी भी थोड़ा बैलेंस बचा हुआ था, यानी रेगुलर गैस सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं थी। कैप्टन विक्रम अब पूरी तरह उसकी बातों पर फोकस थे। तो तुम्हारा मतलब है, उन्होंने धीरे से कहा, कि किसी ने रेगुलर पीएनजी इस्तेमाल करने के बजाय जानबूझकर यह पुराना सिलेंडर यूज किया? जी सर, नियांश ने तुरंत जवाब दिया। और सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, वो गैस स्टोव भी काफी पुराना था। उसका मॉडल आउटडेटेड है, सीलिंग भी कमजोर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, उसमें ऑटोमेटिक फ्लेम ऑफ सेफ्टी सिस्टम भी नहीं था, यानी अगर आग बुझ जाए तो गैस अपने आप बंद नहीं होगी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच चुप्पी छा गई। फिर कैप्टन विक्रम हल्का सा मुस्कुराए। ठीक है, उन्होंने धीमी लेकिन भरोसे भरी आवाज में कहा, यह केस मैं पूरी तरह तुम्हारे हवाले करता हूं। नियांश ने तुरंत उनकी तरफ देखा। तुम इसकी तह तक जाओगे, मैं सेकंड टीम के लोगों को तुम्हारी मदद के लिए लगा दूंगा। फिर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। डटकर काम करो नियांश, तुम बहुत आगे जाओगे। कैप्टन विक्रम पुलिस विभाग में 10 साल से ज्यादा गुजार चुके थे। उन्होंने कई तेज अफसर देखे थे, लेकिन नियांश की जैसी ऑब्जर्वेशन और इंस्टिंक्ट उन्होंने बहुत कम लोगों में देखी थी। वे उससे प्रभावित भी थे और कहीं ना कहीं उसके असली पोटेंशियल को परखना भी चाहते थे। तभी दूर से एम्बुलेंस की तेज सायरन सुनाई दी। आवाज हर सेकंड के साथ करीब आती जा रही थी। कुछ ही पलों बाद एम्बुलेंस सोसाइटी के गेट के सामने आकर रुकी। कैप्टन विक्रम ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे खुद बाकी डिपार्टमेंटल वर्क में व्यस्त हो गए और गैस पॉइजनिंग का यह पेचीदा केस पूरी तरह सौंप दिया गया नियांश के हाथों में। एक ऐसे नए ऑफिसर के हाथों में जिसे पुलिस विभाग ज्वाइन किए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने का अपना ही मजा है। लगता है हमारे टीम लीडर नियांश का प्रमोशन अब दूर नहीं, राहुल ने ताना मारते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी खट्टी थी कि सुनते ही कोई भी समझ जाता कि उसे जलन हो रही है। फालतू बातें बंद करो, नियांश ने तुरंत उसे घूरा। आखिर वे दोनों अभी ऑफिस एरिया में खड़े थे। राहुल हल्का सा हंसा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। वैसे क्या सच में तुम्हें इस केस में कुछ गड़बड़ लग रही है? नियांश कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कैप्टन विक्रम के साथ हुई पूरी बातचीत राहुल को बता दी। आखिर में उसने धीमी आवाज में कहा, और हां, उसकी पत्नी काफी सुंदर और शालीन है। राहुल की आंखें तुरंत फैल गईं। ओहो, तो मामला कहीं पति को रास्ते से हटाने वाला तो नहीं? उसने कॉन्स्पिरेटोरियल अंदाज में कहा। कलयुगी जहरीली बीवी वाला केस? नियांश ने तुरंत सिर हिला दिया। बिना वजह थ्योरीज मत बनाओ, उसने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा। अगर ऐसा कुछ है भी तो कहानी में कोई तीसरा किरदार भी होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में जल्दबाजी में कंक्लूजन्स निकालना सबसे खतरनाक चीज होती है। उसने टेबल से एक फाइल उठाई। तुम एक काम करो, फोरेंसिक डॉक्टर शर्मा से ऑटोप्सी रिपोर्ट लेकर आओ। मैं मीनवाइल फोरेंसिक टीम से बात करता हूं कि उन्हें सीन पर कुछ एक्स्ट्रा मिला या नहीं। ठीक है, राहुल ने सिर हिलाया। फिर चलते चलते हंसकर बोला, लेकिन मानना पड़ेगा भाई, तुझे फोरेंसिक नॉलेज भी काफी सॉलिड है। अगर कल फोरेंसिक डिपार्टमेंट में स्टाफ शॉर्टेज नहीं होती तो हमें खुद मौके पर जाकर शुरुआती इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ता। नियांश बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह महसूस कर रहा था कि उसकी सीखी हुई फोरेंसिक स्किल्स अब धीरे धीरे असली केसेस में अपना असर दिखाने लगी थी। कुछ देर बाद 2 अलग अलग रिपोर्ट्स उसकी टेबल पर रखी थी। पहली थी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उसमें साफ लिखा था कि फ्लैट के अंदर सिर्फ परिवार के 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स और हेयर सैंपल्स मिले थे। दरवाजे या लॉक्स पर किसी तरह के फोर्स्ड एंट्री मार्क्स नहीं थे। मतलब किसी बाहरी इंसान के जबरदस्ती घर में घुसने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ ऑटोप्सी रिपोर्ट कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। रिपोर्ट के मुताबिक हरीश मिश्रा की मौत 22 तारीख की सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच हुई थी। कॉज ऑफ डेथ साफ लिखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यानी गैस शरीर में जाने की वजह से धीरे धीरे उसका दम घुट गया था। नियांश ने दोनों रिपोर्ट्स को कई बार ध्यान से पढ़ा।
लेकिन उन्हें देखने के बाद भी कोई साफ कमी नजर नहीं आ रही थी। हर चीज ऊपर ऊपर से परफेक्टली नॉर्मल लग रही थी। कुछ पल के लिए उसके मन में सच में सवाल उठा, क्या यह वाकई सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ थी? तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, सोनिया। नियांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ जी सुंदर कन्या, क्या बात है? कोई बड़ी पार्टी देने का प्लान है क्या? वैसे मैं आज शाम पूरी तरह फ्री हूं, दफा हो जाऊं? दूसरी तरफ से सोनिया ने तुरंत झल्ला कर कहा, मैं सीरियस बात कर रही हूं, मुझे एक बहुत बड़ा क्लू मिला है। नियांश का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बताओ। सोनिया ने बिना समय गंवाए कहा, हरीश मिश्रा के घर से जो केतली मिली थी उस पर सिर्फ एक ही इंसान के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। किसके? खुद हरीश मिश्रा के। नियांश कुछ सेकंड चुप रहा। तो इसमें अजीब क्या है? उसने कहा, अगर पानी उसी ने गर्म किया था तो फिंगरप्रिंट्स भी उसी के होंगे। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। रुको एक मिनट। उसकी आवाज धीमी हो गई। क्या उस केतली पर किरण के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले? फोन के दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। एग्जैक्टली, सोनिया बोली। और यही सबसे सस्पिशियस बात है। अब नियांश पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। सोनिया ने आगे कहा, केतली को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह साफ किया गया था। सिर्फ केतली ही नहीं, पूरा गैस स्टोव भी साफ करके पहुंचा गया था। स्टोव पर किरण का सिर्फ एक फिंगरप्रिंट मिला है और वो शायद सुबह घर लौटने के बाद रेगुलेटर बंद करते समय लगा होगा। नियांश की आंखों में चमक आ गई। मतलब? उसने धीरे से कहा, गैस स्टोव के मेन नॉब पर हरीश मिश्रा के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। सोनिया ने तुरंत जवाब दिया, अगर हरीश ने खुद गैस ऑन की होती तो नॉब पर उसके फिंगरप्रिंट्स जरूर होते। उस पुराने मॉडल वाले स्टोव का स्विच ऐसे ही नहीं घूमता, उसे थंब और फोर फिंगर से दबाकर घुमाना पड़ता है। अब सारी कड़ियां तेजी से नियांश के दिमाग में जुड़ने लगी। मतलब क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसने धीरे से कहा। एग्जैक्टली। सोनिया की आवाज गंभीर हो गई। नियांश कुर्सी से सीधा होकर बैठ गया। तो इसका मतलब? उसकी आवाज और धीमी हो गई। कल रात उस घर में कोई तीसरा इंसान भी मौजूद था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सोनिया हल्का सा हंसी। मानना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग सच में बहुत तेज चलता है। एक ही बार में पूरी बात पकड़ ली। उसकी आवाज अचानक फिर हल्की शरारती हो गई। अब बताओ, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देने के बदले मुझे क्या ट्रीट मिल रही है? नियांश भी हल्का सा मुस्कुराया। क्यों ना मैं खुद को ही तुम्हें गिफ्ट कर दूं? चल हट। सोनिया तुरंत बोली, इस देवी को तुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसने कमरे की खुली खिड़कियों की तरफ देखा। सिर्फ रेगुलेटर ही नहीं, घर के लगभग सारे डोर्स और विंडोज भी वेंटिलेशन के लिए खोले गए थे। फिलहाल इन चीजों में कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन एक बात अजीब है। यह सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। नियांश ने किचन की तरफ इशारा किया। गैस स्टोव का मेन नॉब भी बंद पोजीशन में था। यह सुनकर कैप्टन विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर इसे लगभग एक नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ की कैटेगरी में डाला जा सकता है। लेकिन नियांश ने इस पर कोई पक्का दावा नहीं किया और अपनी राय सुरक्षित रखते हुए कहा, सर, जब तक फॉरेंसिक डॉक्टर मौत का सही समय और असली वजह साफ नहीं कर देते, तब तक हमारा कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कैप्टन विक्रम के चेहरे पर एक संतुष्टि भरे भाव आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस लड़के ने सच में मुझे निराश नहीं किया। ये वाकई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बना है। तो फिर अब देर किस बात की? किसी को बोलकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि जितनी जल्दी हो सके इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की जाए। जी सर।